नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बुद्धि वाली बात करने के लिए, एक ऐसे कमेंट पर जिसमें कि हमें कम बुद्धि का बताया गया है। हमें ही नहीं, चीनियों को भी लपेट लिया गया है। और ऐसा कहने वाला कोई और नहीं, जेलेंस्की का सलाहकार है। उसके अनुसार हम लोग कम दिमाग के हैं, चंद्रमा पर जा रहे हैं, धरती के बारे में हमें पता नहीं है, ऐसा वो व्यक्ति कहता है। आज के पूरे मामले में हम उस पूरी बात को समझाएंगे, क्या है पूरी कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हाल ही में भारत ने G20 को सक्सेसफुली आयोजित किया है। दुनिया में हमेशा एक पैटर्न सा बन गया है कि दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को कैसे भी मंच हो वहां पर उठा लिया जाए। हालांकि भारत ने इस परिपाटी को तोड़ा, क्योंकि G20 बाली में जब हुआ था, यानी इंडोनेशिया में जब हुआ था, तब यूक्रेनाइजेशन हो गया था इस घटना का, यानी कि यूक्रेन के ऊपर काफी G20 की बैठक में बात हुई थी। भारत के दिल्ली में जब मुलाकात हुई G20 नेताओं की, तो हमने यूक्रेन वाले मुद्दे को उठने ही नहीं दिया, जिसका परिणाम यह निकला कि दुनिया के देशों ने हमारी तारीफ की। उन्होंने कहा, इतना इवन अमेरिका तक ने यह कहा कि जो G20 की समिट भारत ने करवाई है, एब्सोल्युटली बिलीव इट वाज ए सक्सेस। हम मानते हैं कि यह बहुत बड़ी सफलता है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन के चीफ ने भी भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भाई इंडिया ने गजब तरीके से इसकी प्रेसिडेंसी को निभाया है। इतना ही नहीं, दुनिया के नेताओं ने न केवल G20 को, बकायदा हमारे द्वारा भेजे गए आदित्य L1 को और चंद्रयान 3 को भी अप्रिशिएट किया है कि इंडिया ने बहुत गजब का कारनामा कर दिया गया है। मतलब ये समझिए कि दुनिया के लोग भारत की उपलब्धियों पर तमाम प्रकार से अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। और रिएक्शंस की बात की जाए तो हमने G20 की सफलता पर दुनिया वाले क्या बोले, इस पर बकायदा अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन ऑलरेडी किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें से सब लोगों ने, चाहे फिर वो विपरीत ध्रुव के लोग अमेरिका और यूएस ही क्यों ना हो, सभी तारीफ करते हुए पाए गए हैं कि G20 बढ़िया हो गया। G20 में जो नहीं हुआ वो क्या था, यूक्रेन की चर्चा नहीं हुई। संभवतया उसी की मिर्ची है जिसका बयान आप सुन रहे हैं। और तो और पाकिस्तानी भी हमारे इस प्रयास से खुश हो गए थे। पाकिस्तानी खुश हो गए थे, मतलब उनको ये लगा था कि चंद्रयान 3 भेज करके इंडिया ने वाकई में अचंभा कर दिया है। लेकिन जिसे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है वो है जेलेंस्की। अच्छा, जेलेंस्की को तकलीफ होना लाजमी भी है, क्योंकि ये चाहते थे कि इन्हें बकायदा वहां पर एज ए स्पोक पर्सन बोलने के लिए बुलाया जाए। जैसे हुआ था यूक्रेन के मामले में, इनके लिए एक अलग से मंच लगाया गया था, ये डिजिटली वहां पर आकर भाषण दिए। G7 की बैठक हो, कोई सी भी बैठक हो, ये पहुंच जाते हैं वहां पर, तपाक से विजुअलाइज करा दिया जाता है इनको, डिजिटल माध्यम से इनको पहुंचा दिया जाता है कि देखिए ये आ गए। और ये वेब के थ्रू, वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़ करके अपनी बातें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखते हुए फिर रहे हैं। इंडिया ने ऐसा होने नहीं दिया। वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमारे ऊपर काफी प्रेशर डाला कि नहीं साहब इस काम को करवाइए। हमने कहा जी नहीं हो पाएगा, ये मंच जो है इसका यूक्रेनाइजेशन हम नहीं होने देंगे। कोई बात नहीं, जेलेंस्की को ये बात बुरी लगी, खुद तो बोल नहीं सकते तो किसी और के थ्रू बुलवाया, अपने ही एक सहयोगी के थ्रू। जैसे मान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री हैं और अपने किसी जो सलाहकार है उसके माध्यम से अपनी बातें बुलवा दे। तो भाई साहब, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति के जो सलाहकार हैं, उन्होंने इंडिया और चाइना के लिए कहा है कि ये लो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल वाले लोग हैं, यानी कि इनके अंदर जो बौद्धिक क्षमता है ना वो बहुत कम है। इंटेलेक्चुअल कोटेशन IQ की बात नहीं कर रहा है, पोटेंशियल की क्षमता पर ही सवाल उठा दिया है कि इनके पास में लो IQ है। इनसे पूछा गया, भाई तुम्हें ऐसा क्या लगता है इंडियन और चाइनीज के बारे में कि इनके पास में कम दिमाग है। चलो तुम्हारी बात समझ लेते हैं, ज्यादा दिमाग तुम्हारे पास है। समझ में आया कि तुम 1.5 साल से युद्ध में हो सकता है दिमाग वाले लोग युद्ध लड़ते हो, हमारे पास हो सकता है कम दिमाग हो, लेकिन कोई तो प्रमाण होगा तुम्हारे पास। पर कोई बात नहीं, ये बस ये बात बोल करके एडवाइजर मिखाइलो पोडोल्याक एक सेशन में इस बात को बोल करके बवाल खड़ा कर दिया। अच्छा, इंडिया तो ये जानता था कि यूक्रेन को मिर्ची लगेगी। इंडिया तो चुपचाप सुन करके शांत बैठा है कि कोई नहीं बेटा, तुम बोलोगे इस बात को। क्यों बोलोगे? क्योंकि तुमको बहुत उम्मीदें थी कि G20 में तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ यहां पर तैयारियां की जाएंगी, वो हो ना पाया। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी, पता था। चाइना जबरदस्ती लपेटे में आ गया, उसको ये तैयारी भी नहीं थी कि यार हमारे लिए तुम कोई बयानबाजी करोगे। चाइना के बारे में बयानबाजी होने से चाइना बिल्कुल भड़क उठा। उसने कहा क्या बात कर दी, हमारे ऊपर इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल पर बात उठा दी। ये वो वीडियो है, आप इधर सुन लीजिए। दे डोंट एनालाइज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर ओन एक्शंस, लो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल अनफॉर्चुनेटली। ये व्यक्ति एक इंटरव्यू में ये बात बोल रहा है। ये इंटरव्यू में जो बोल रहा है उसके पीछे का आधार ये है कि ये कहना चाहता है कि इंडिया वालों को और चाइना वालों को ये पता ही नहीं है कि युद्ध के परिणाम क्या होंगे। बोले क्यों? बोले रशिया और यूक्रेन के युद्ध का असली परिणाम क्या होगा इन लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए ये कम बुद्धि के हैं। इनसे पूछा गया कि साहब क्या है, मतलब आपको क्या लगता है कि उनको क्या नहीं पता है?
बोले देखो युद्ध है, युद्ध से कितने नुकसान होते हैं, अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचता है, दुनिया में कितना ज़्यादा मानवता का अधिक्रमण होता है, ये इन लोगों को नहीं पता है भाई। इन सबको सब पता है, लेकिन इंडिया अपने बारे में पहले सोचता है। यही कारण है कि तमाम प्रेशर्स के बावजूद हमने अपने देश के तेल की कीमतों को नहीं बढ़ने दिया। इंडिया सब समझता है, दुनिया भूख से परेशान थी, इंडिया ने अनाज का सबको सप्लाई करके बताया कि चिंता मत करो, हम भी हैं। खैर, तुम्हारे स्वार्थ की बात नहीं हो पा रही है। देखिए, यूक्रेन से ये एक्सपेक्टेड भी है कि वो इंडिया से खफा हो, क्योंकि ये कई बार बयान दे चुके हैं। इंडिया रूस से तेल मंगाता है तो कहते हैं कि इंडिया वाले यूक्रेन के खून से अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। बोले साहब, क्योंकि जो आप पैसा भेजते हैं रशिया उसी से बम बनाकर हमारे ऊपर डालता है। तो ये वहां के नेताओं के बहुत सारे बयान हैं। इवन अब तो ये हो गया है कि जो हमारे इंडियन छात्र यूक्रेन में पढ़ने गए हैं उनको भी वहां पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उन्हें भी टॉन्टिंग की जा रही है। तरह तरह से हमें हर प्रकार से ये लोग चाहते हैं कि इंडिया किसी तरह से यूक्रेन के पक्ष में आकर दो शब्द बोल दे। अपन लोग एकदम तटस्थ होकर डटे हुए हैं, कह रहे हैं कि भैया देखिए, बातें चलेंगी दीनी प्रकार से, डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस से बातचीत करो, शांति रखो और कूटनीतिक लेवल पर चर्चाएं करके शांति लाओ। केवल तभी जाकर के काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। खैर, अपन तो शांति से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कुछ होगा, लेकिन चाइना वाले भड़क गए भाई साहब। चाइना वाले भड़के तो अपन को भी साथ साथ लेकर के कि चलो भाई इंडिया की तरफ से हम ही बैटिंग कर लेंगे। चाइना वाले भड़क कर कहे कि कैसे कह दिए तुम हमको लो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल का। बोले क्यों? बोले दुनिया के टॉप 10 जीडीपी के अंदर जाकर देख लो, उसके अंदर कहां खड़ा है यूक्रेन? नंबर 2 पर चाइना खड़ा है, नंबर 5 पर इंडिया खड़ा है। जिनको तुम लो इंटेलेक्चुअल का कह रहे हो, जाकर के इकोनॉमी तलाशो की कहां खड़े हुए हैं। और बताओ, तुम चंद्रमा की बात करते हो, चंद्रमा पर जाकर देखो कि कौन पहुंचा हुआ है। चाइना पहुंचा हुआ है, इंडिया पहुंचा हुआ है। कम इंटेलेक्चुअल के साथ अगर ये पॉसिबल है तो भाई साहब लोग लपेटना शुरू कर दिए यूक्रेन वालों को। बीजिंग तो इतना ताता हो गया साहब कि वो बाकायदा यूक्रेन से स्पष्टीकरण भी मांग लिया कि भाई साहब मुझे तो इस बात का जवाब चाहिए, आखिर में तुमने ऐसा कहा क्यों। इस इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल का बाकायदा ऑफिशियली जवाब मांग लिया गया। ऑफिशियल जवाब मांगने की बात विदेश मंत्रालय ने उठा दी कि भाई यूक्रेन के अधिकारी को यह साफ करना चाहिए कि उनका इस बात को लेकर मतलब क्या था, जंग के संदर्भ में वो लोग क्या समझते हैं अपने आप के बारे में। बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का स्टेटमेंट है कि फॉरेन पीपल स्पोक माओ निंग्स रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि भाई नहीं बताओ चाहते क्या हो, कहना क्या चाहते हो। इस पर भाई यूक्रेन की तरफ से सफाई भी आई। आप इधर देख सकते हैं, द एडवाइजर ऑफ द हेड ऑफ यूक्रेनियन ऑफिस said that India and China do not analyze the consequences of the one step. What is China's comment on it? इन्होंने कहा कि देखिए, I don't know the context of the remark and will leave it to speaker of other explanation on the Ukraine crisis. China always act responsible manner to promote talk for peace and facilitate a political settlement. The individual you cited should view China's position correctly based on the accurate interpretation. बोले साहब, इसके बाद में फिर जेलेंस्की वालों को सफाई देनी ही पड़ी। वो आकर के बोलने लगे कि देखिए, जो रिमार्क दिया गया था ये हमारा नहीं था, जिसने दिया उसका ये व्यक्तिगत रिमार्क का, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जेलेंस्की और जेलेंस्की की टीम ने उस रिमार्क से किनारा कर लिया कि भाई अपन ने नहीं बोला है, किसी और ने बोला है तो ये उसकी व्यक्तिगत राय है। ठीक है साहब, लेकिन उस व्यक्ति से भी पूछा गया कि महाराज आपने ये कमेंट करके खामखा क्यों उखड़ा दिया और दो देशों को। तो उसने कहा कि देखिए, बात ऐसी है कि मैंने जो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल वाला रिमार्क दिया है ये प्रोपेगेंडा बनाने का प्रयास रूस के द्वारा किया गया है। बोले कैसे? इसने बाकायदा पूरा की पूरा लेटर लिखा। उसने कहा मेरे वीडियो में जो बातें मैंने कही हैं उन बातों में से केवल एक लाइन को उठा करके इसको प्रोपेगेंडा बनाने का काम रशियन मीडिया ने किया है। बोले जो वेस्टर्न मीडिया करता है वो क्या है, खैर कभी और बात करेंगे, लेकिन रशियन मीडिया ने बोले ये प्रोपेगेंडा बनाया। बोले कैसे? बोले इस खबर को सबसे पहले टास ने उठाया था। टास जो कि रशियन एजेंसी, न्यूज एजेंसी, बोले उसने उठाया था क्योंकि उसने ही लोगों के नजर में ये लाया था कि देखो ये लोग क्या बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बोले उनके द्वारा चूंकि प्रोपेगेंडा है, वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, मुद्दे से भटका रहे हैं। मतलब मुद्दा है रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का और उसमें से लाइन निकाल कर ला गए कि देखो ये तुमको कम बुद्धि का बोल रहा है, इससे बोले इनको भड़का दिया गया। खैर, इस विषय पर टीम खोजते खाजते ये तक पहुंच गई कि यार ये जो IQ का पॉइंट इन्होंने रेज किया है, क्या है ये मामला। तो देखिए, दुनिया भर में IQ को नापने की अलग अलग वेबसाइट हैं। हमारी टीम भी रिसर्च करते करते एक आध वेबसाइट पर पहुंच गई कि यार हमारे ऊपर जो सवाल उठाया गया है वो सही है कि गलत है, चलो चेक करते हैं। भाई साहब, एक लिस्ट निकली जिसके अंदर सबसे ऊपर निकल के आया जापान की IQ, जापान वालों की IQ सबसे ऊपर।
फिर साउथ कोरिया वालों की, फिर चाइना वालों की, फिर ईरान वालों की भी आईक्यू है। हम भी ठीक ठाक पोजीशन पर डले हुए हैं, 27वें नंबर पर इंडिया वाले डले हुए हैं। बोले सर बाकी तो सब ठीक है, यूक्रेन की बताओ कहाँ है। हमने कहा यूक्रेन की पाकिस्तान से भी नीचे है। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे पाकिस्तानियों के पास भी आईक्यू है क्या? हमने कहा देखिए कंटेक्स्ट मत बदलिए, हम जहां हैं वहीं रहने दीजिए। स्क्रॉल करते करते जब नीचे पहुंचते हैं तो यहां आकर के 80वें नंबर पर पाकिस्तानियों का आईक्यू आता है और 82वें नंबर पर जाकर यूक्रेनियंस का आता है। तो फिर से ये बात और मजबूत हो जाती है कि यार तुम किस आधार पर बोल रहे हो। दुनिया की वेबसाइट भी तुम्हारे टेस्ट लेकर ये बता रही हैं कि तुम्हारे पास आईक्यू कम है। खैर छोड़िए, बताइए आईक्यू के लिए ये एक वेबसाइट है इंटरनेशनल आईक्यू रजिस्ट्री। इसके ऊपर जब हमारी टीम गई, यहां जाकर के तलाश किया उन्होंने, तो पाया कि यहां पर तो टॉपर में इंडियन का नाम चल रहा है। कोई निखिल नाम का बच्चा है, कोई अंशुमन नाम का है, कोई बहादुरी कर का है। यह एकदम 150 में से 142 नंबर लेके टिके हुए हैं। खैर ये वेबसाइट भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, इसलिए ये प्रयास करती हैं कि जो भी पेपर दे उसी को टॉप पर डाल दो एक बार में। हो सकता है कि इस समय इंडिया वाले खोज रहे होंगे कि हमारा आईक्यू कितना है, इसलिए ये वेबसाइट जो है एकदम इंडियंस को टॉप पर लिए हुए है। पर पॉइंट ये है कि इस तरह की बयानबाजी से ना तो आईक्यू का पैमाना निकल कर आता है, और उनके द्वारा जो कृत्य किया गया है उस पर इंडिया का रिएक्शन अगर चाहिए तो अपनी तरफ से तो केवल यह समझ में आता है कि इंडिया G20 के मामले में जिस प्रकार से यूक्रेन को झटका दिया है, जिस पर कि यूक्रेन ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसके ऊपर गर्व किया जाए। उन्होंने बाकायदा कमियां निकाली कि यूक्रेन के ऊपर इंडिया ने कुछ नहीं होने दिया। यूक्रेन ने पहले भी भारत के साथ ऐसी हरकतें की हैं जिससे भारतीय लोग भड़के अपन शांति बनाए हुए हैं। भारतीयों को पहले भी प्रवोक करने के लिए इन्होंने मां काली का मजाक बनाया था युद्ध के दौरान। ऐसे ही यूक्रेन के मिनिस्टर्स ने हालांकि इसके बारे में क्षमा मांगी थी, लेकिन कोई नहीं, हमको मालूम है कि तुम्हारा क्या दर्द हो रहा है। इस पर वेलकम मूवी का वो बहुत अच्छा मीम सेट बैठता है, बोलने दे। तकलीफ हुआ है बेचारे को, तकलीफ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये आपको भी पता है। खैर यूक्रेन को ट्रोल करें उससे पहले आप लोग ये समझ लें कि हमारी समझदारी इसमें है कि हम अपने लेवल पर अपनी ऊंचाइयां प्राप्त करते चलें। बाकी इस विषय पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बाकी हम लोग ट्विटर पर भी हैं, अंकित कुमार अवस्थी के नाम से आप वहां सर्च करके पहुंच सकते हैं। वहां पर भी हम आपको करंट से जुड़े हुए अपडेट, बहुत ही अच्छे नोट्स बनाकर, बहुत अच्छे पॉइंटर्स के साथ आपको दिन भर में जब जरूरत होती है तो अपडेट देते रहते हैं। कुछ जरूरी जानकारियों में कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। अनाउंसमेंट में सबसे पहला अनाउंसमेंट ये है कि उत्तर प्रदेश प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं हमारे, उनके लिए हमारी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर आने वाले समय में प्रीलिम्स प्लस मेंस का कंप्लीट फाउंडेशन बैच दिया जा रहा है। लेकिन कौन टीचर्स पढ़ाएंगे इसका हम लोग डेमो रोजाना दोपहर में अपने इसी यूट्यूब चैनल, जिस पर आप अभी मुझे सुन रहे हैं, वहां पर डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको चाहिए कि किस तरह की टीम है, कौन पढ़ा रहा है, तो जाइए बाकायदा डेमो देखिए। और अगर आपको समझ में आता है तो कंप्लीट फाउंडेशन बैच 7500 रुपीज में आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। ऑलरेडी 5 टीचर्स के डेमो डल चुके हैं। अभी क्यू में 5-6 टीचर्स और भी हैं जिनके रेगुलर आपको डेमो प्रॉपर तरीके से दिखा दिए जाएंगे। आप उन्हें देखिए, विश्लेषण करिए, समझ में आता है एडमिशन लीजिए, नहीं समझ में आता है तो अपने आप पर पढ़ते रहिए। हम लोग आपको क्या दे रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट बैच, जिसमें कि यूपीएससी लेवल का कंटेंट जो पेपर में पूछा जा रहा है वो यूपीपीसीएस में है, तो वो हम आपको तैयार करवा के दे रहे हैं। हिंदी इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए क्लासेस चलेंगी, वीकली टेस्ट सीरीज होंगी, प्रॉपर तरीके से सिलेबस का कंप्लीशन कराया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं, ठीक है ना। बाकी आप में से यदि कोई साथी कंप्लीट हिंदी इंग्लिश के नोट्स चाहता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी फाउंडेशन बैच के नोट्स चाहता है, तो घर बैठे अपनी पाठशाला से मंगा सकता है। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पर एक ऑप्शन है हैंड रिटन नोट्स का, वहाँ जाइए, ऑर्डर करिए। अपने घर पर आपको विदिन 7 डेज वर्किंग डेज आपके पास कंप्लीट हिंदी का मटेरियल, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में मटेरियल पहुँच जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।